हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सामान्य अध्ययन सीरीज में। सामान्य अध्ययन सीरीज के अंतर्गत हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक जो है सामान्य अध्ययन का, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें उन सारे प्रश्नों को दिया गया है जो झारखंड के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं। साथ में हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे जो आपके आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। पहला जो है मुग़ल साम्राज्य का, इसमें हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का पतन के बाद के स्वायत्त राज्यों का उदय, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है और अंग्रेजों द्वारा भारत विजय के संबंध में फैक्ट को जानना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में। थर्ड जेपीसी पीटी 2008 में पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाले यूरोपीय जो था वो कौन सा था। तो भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाला पहला यूरोपीय कंपनी जो था वो पुर्तगाली था। कौन सा था? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। पुर्तगाली डच आए थे उसके बाद। तो सबसे पहला संबंध बनाया था पुर्तगालियों ने, व्यापारिक संबंध। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाले पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा जो था वो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और उसमें जो वहां का कालीकट का तत्कालीन शासक था वो जमोरिन था। वो उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और समुद्र रास्ते से पहुँचने वाला यह पहला यूरोपीय था। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आता है भारत? तो दूसरी बार भारत आता है 1502 ईस्वी में और उसमें फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को भारत का पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर होते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला है 1500 ईस्वी में कालीकट में तथा 1501 ईस्वी में कोचीन में अपना दूसरा कारखाना खोला है। पहला कारखाना कब खोला? 1500 ईस्वी कालीकट में और दूसरा 1501 ईस्वी में, जो कि कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में पूछा गया है 2018 में कि किस शासक की पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हुई थी और पुर्तगालियों ने क्या किया? तो ब्रिटेन को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया। देखिए, मुंबई है भारत का, लेकिन दहेज में ये लोग बांटते हुए चल रहे थे। पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में मुंबई दे दिया गया था। किसको? ब्रिटेन को दे दिया गया था। तो वो कौन सा शासक था? तो वो शासक था चार्ल्स द्वितीय, जिसकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन डी ब्रगंजा से, उसकी शादी होती है। और शादी के बाद 1662 में पुर्तगालियों ने क्या किया? तो ब्रिटेन को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया पुर्तगाली किस वर्ष में पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे थे? तो श्रीलंका इन्होंने कब पहुंचा? श्रीलंका पहुंचे थे 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली जो है श्रीलंका पहुंचे थे। पुर्तगालियों का श्रीलंका आगमन क्रमशः क्या है? 1505 और 1543 ईस्वी में हुआ और श्रीलंका और पुर्तगालियों के बीच पहला संपर्क जो है 1505 में डोम लैरोंग डी अल्मोड़ा द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो था काफ़ी हद तक आकस्मिक संबंध ये बना हुआ था श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय इनका गोवा में था। प्रारंभ में अल्फांसो दे अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन 1530 ईस्वी में नीनो दी कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद गोवा जो है काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। सबसे पहला जो मुख्यालय बनाया गया था ये कोचीन को बनाया गया था अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा, लेकिन बाद में नीनो द कुन्हा के द्वारा 1530 में गोवा को मुख्यालय बनाया गया और वो बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। मार्केट सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा है कि डच कंपनी का नाम क्या था जो इंडिया आया था? तो उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडीज कंपनी उसका नाम था। जो यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी या वेरीगिनेड ऑस्ट्रो इंडिस कैम्पेगनी था, जिसे इतिहास में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से निजी शिपिंग कंपनियों के बीच एक राज्य द्वारा लगाया गया विलय था, जिसे वीरो कैम्पेगनी या प्री कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली नाम जो उसका था डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, यही याद रखेंगे। जेपीसी पीटी 2006 में पूछा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ये डचों को जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है मार्च 1602 ईस्वी में हुआ था। पुलिकट 1690 ईस्वी तथा भारत में डचों का मुख्य केंद्र था। ये कौन? पुलिकट जो था 1690 ईस्वी तक डचों का मुख्य केंद्र रहा है पुलिकट। बाद में नागापट्टनम को मुख्य केंद्र में बदल दिया गया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थापित कारखाने जो है मूसलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट जो है 1610 में, फिर उसके बाद सूरत 1616 में, बिमलीपट्टम 1641 में और कराईकल जो है 1645 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए कारखाने, ये सारे जगहों पर, और ये टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट है जेपीएससी 2020 में पूछा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
सही कौन सा जोड़ा नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ था। प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध जो है 1758 ईस्वी में नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो है 1567 सही है। तो पानीपत सही है, खानवा सही है, चित्तौड़गढ़ भी सही है। गलत कौन था? प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ है। 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ है। एक तरफ अंग्रेजी सेनापति आपके रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का उसमें नवाब था। जिसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार गया और भारत में कंपनी शासन का स्थापना का मार्ग जो है यहाँ से प्रशस्त हो गया और कंपनी शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा है कि भारत में कंपनी शासन की स्थापना किस युद्ध की वजह से, यही प्रश्न पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध जो है उसमें एक निर्णायक भूमिका अदा करता है भारत में कंपनी शासन की स्थापना में। बक्सर का युद्ध फिर कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ है। और किसके बीच हुआ है? तो बंगाल के नवाब एक तरफ से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों जो है साथ में लड़ रहे थे। मीर कासिम हो गए बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय। संयुक्त सेना था इनका, और ये संयुक्त सेना और ये अंग्रेजी सेना जो थी हेक्टर मुनरो का नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था। अंग्रेजी सेना का सेनापति आपका था हेक्टर मुनरो, और इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसके बाद कंपनी शासन और आसानी से होने लगा था। नेक्स्ट देखिए, JPSC असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा है 2015 में, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल का जो घटना है ये 20 जून 1756 को हुआ, ये हुआ था। इसी के कारण प्लासी का युद्ध भी हुआ। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757, ये भी करेक्ट है। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764, ये भी है, सही है। लेकिन देवगांव की संधि दिया हुआ है 17 दिसंबर 1818, लेकिन ये 17 दिसंबर 1818 को देवगांव की संधि नहीं हुई है। देवगांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में हुई है। और इस कब हुआ है? तो 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। किसके बीच? तो रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान जो है ये संधि हुआ था। उसके खत्म होने के बाद अरंगाव की लड़ाई जो है नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोंसले को पराजित किया था, जिसके फलस्वरूप मुंशी देवगांव की संधि या फिर देवगांव की संधि इसको बोलते हैं, वो हुई थी। तो कब हुई थी? तो द्वितीय मराठा युद्ध के बाद हुई थी, अंग्रेजों और मराठों के बीच। मराठों की तरफ से रघुजी भोंसले थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ACE में पूछा गया है कि वांडीवास की लड़ाई में किस राज्य की सेना लड़ी थी? तो वांडीवास की लड़ाई में जो सेना लड़ी थी, कौन कौन लड़ रहे थे? ब्रिटेन और फ्रांस, ये ब्रिटिश सेना और फ्रेंच सेना लड़ रही थी वांडीवास के युद्ध में। कब हुआ था ये? तो 1760 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच ये लड़ाई हुई थी। और ये जो लड़ाई थी फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी, जो खुद वैश्विक 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा थी। जो ये लोग फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 7 सालों से एक युद्ध चल रहा था, उसका ये हिस्सा भी था वांडीवास की लड़ाई, और तीसरे कर्नाटक युद्ध का भी ये हिस्सा रहा है। यह तमिलनाडु के वांडीवास या वांडीवास अंग्रेजी उच्चारण है इसका, वहाँ पे हुआ था। कहाँ पे वांडीवास है? तो तमिलनाडु में है। यहीं पे लड़ाई हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, वांडीवास की लड़ाई बोलते हैं। और ये वैश्विक 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा भी माना जाता है। नेक्स्ट है, स्पेशल ब्रांच में पूछा गया कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कितने युद्ध लड़े? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने जो युद्ध लड़ा वो टोटल 4 युद्ध लड़े। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल युद्ध आपका 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 में लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु की बात करें तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो जाती है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब एक तरफ से अंग्रेज थे, दूसरी तरफ से मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और हैदर अली लड़ रहे थे। नेक्स्ट है, फर्स्ट JPSC-PT में पूछा गया कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो वो जो ब्रिटिश जनरल था जो हैदर अली को हराया था वो सर आयरकुट नाम था उसको। पोर्टो नोवा का युद्ध जो है 1 अप्रैल 1781 को मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच पोर्टो नोवा नामक स्थान पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुआ है, उसमें ये लड़ा गया था पोर्टो नोवा का युद्ध। इसे चिदम्बरम की लड़ाई भी कहा जाता है। और इस युद्ध में सर आयरकुट ने हैदर अली की सेना को पराजित किया। बाद में हैदर अली की मृत्यु हो गई और फिर इस युद्ध का जो मोर्चा संभाला गया था वो संभाला गया था
हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनके द्वारा ये मोर्चा फिर संभाला गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। 1750 से 99 ईस्वी के दौरान मैसूर का सबसे महान शासक में इसका गिनती आता है। पिता का नाम हैदर अली और माता का जो नाम था वो फ़खरुन्निसा था। टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए 1799 में श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को नागरिक टीपू सुल्तान अपने को नागरिक टीपू कहता था तथा उसने फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी ग्रहण की थी। कौन? टीपू सुल्तान, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो दूतावास स्थापित करने का कार्य कौन किया है? तो टीपू सुल्तान ही आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए। भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान को आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित करने के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता था, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के ये शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कितने युद्ध लड़े? तो कितने युद्ध लड़े गए थे? चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। कब से कब तक? इनमें 1767 से 1799 के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जेपीएससी पीटी में पूछा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। कहाँ थी राजधानी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत थी 1799 से 1805 ईस्वी के बीच में भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीन लिया था और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कौन? महाराजा रणजीत सिंह ने। 1801 में रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया और शेर पंजाब या पंजाब का शेर के रूप में भी इनको जाना जाता था। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेडकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। किसको प्राप्ति हुई थी? रणजीत सिंह को शाह शुजा से प्राप्ति हुई थी। अफगान का शासक था ये, जिसे कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। जिसे क्या हुआ? तो नादिर शाह ने क्या किया? किले से लूट कर ले गया था। रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्यों को 4 सूबों में विभाजित किया था, जिसमें थे लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जेपीएससी पीटी में पूछा गया अमृतसर की संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में हुआ था? तो अमृतसर की संधि किनके बीच में हुआ? अमृतसर की संधि जो हुआ है महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच में हुआ है। लेकिन ऑप्शन में आपका चार्ल्स मेडकॉफ नहीं है, तो हम लोग अभी ऊपर देखे थे चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुआ था अमृतसर की संधि। 1809 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन में कहीं भी चार्ल्स मेडकॉफ नहीं है, इसलिए इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। चार्ल्स मेडकॉफ के बीच में समझौता हुआ था। जो सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिख नेता थे कौन? रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, फर्स्ट जेपीएससी में पूछा गया महाराजा रणजीत सिंह के फिर उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हैं वो खड़क सिंह बनते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में और इसके बाद सिख साम्राज्य जो है बहुत समय तक टिक नहीं सका। अल्पायु में ही पुत्र जो है दलीप सिंह के सिंहासन रोहन के बीच 1843 ईस्वी में 3 अयोग्य अधिकारी क्रमशः आए हैं, खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह और शेर सिंह। ये तीनों जो हैं अयोग्य उत्तराधिकारी थे। एसआई मेंस में पूछा किसके द्वारा विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर राजा रणजीत सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था? तो राजा रणजीत सिंह जो है कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ने का यही फायदा होता है कि आप आगे देख रहे हैं वही प्रश्न आपको मिल रहे हैं। 1830 ईस्वी में शाह शुजा जो कि अफगानिस्तान का शासक था, वो तत्कालीन पदच्युत शासक था, वो पंजाब पहुंचा था। वहाँ के महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा उन्होंने दिया था रणजीत सिंह को, शाह शुजा ने। इसके बदले रणजीत सिंह ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी टुकड़ियां अफगानिस्तान भेजकर अफगानिस्तान गद्दी जीतकर शाह शुजा को वापस दिलाया था। उसको हटा दिया गया था राजगद्दी से, तो फिर वापस जो है अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजकर अफगानिस्तान की गद्दी वापस दिलाया था शाह शुजा को कोहिनूर हीरा के बदले। नेक्स्ट है, जेपीएससी पीटी 2006 में पूछा गया है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला जो भारतीय शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया वो हैदराबाद का निजाम था। भारत में लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 ईस्वी में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। ये प्रयोग किया गया था सहायक संधि किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इससे पहले सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1801 ईस्वी, अब मैसूर तथा तंजौर 1799 ईस्वी
और इंदौर के भोंसले ने दिसंबर 1803 में, ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया है कि मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी, तो ये क्यों की, कैसे की थी? तो व्यपगत का सिद्धांत इन्होंने लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, व्यपगत का सिद्धांत, जिसको राज्य हड़प नीति भी हम लोग बोलते हैं। इसका मुख्य साधन था लॉर्ड डलहौजी। इसका मुख्य साधन क्या है? तो राज्य हरण की नीति या राज्य हड़प नीति था, जिसे व्यपगत का सिद्धांत भी हम लोग बोलते हैं। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था और ये 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली एक विलय नीति थी। इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उसको हड़प लिया जाता था। अगर पुरुष उत्तराधिकारी आप किसी शासक का नहीं है तो वो राज्य को हड़प लेता था कौन? लॉर्ड डलहौजी। कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और दूसरे शब्दों में यह उन राज्यों में अपने में मिलाने का विचार था जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वे शासन करने का अधिकार खो देते और इसे अपनाने से वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब इसको अपनाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पुरुष जो है उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है तो राज्य हड़प का नीति किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 6 JPSC में पूछा है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघात रियासत जो है इसका विलय कब हुआ है? तो 1850 ईस्वी में हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के वही हड़प नीति के तहत इसको मिलाया गया था। देखिए, सबसे पहले जो है राज्य हड़प नीति के तहत जो है सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघात जो 1850 में, उदयपुर को फिर मिलाया गया 1852 में, झांसी को 1853, नागपुर को 1854, करौली को 1855 और अवध को 1856 में। राज्य हड़प नीति के तहत या व्यपगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने इसे अपने शासन में, ब्रिटिश शासन के अंदर मिला लिया था। जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं? SIPT 2017 में पूछा है। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया? तो दोहरी प्रणाली को समाप्त करने वाले थे वो थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे जो सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में दोहरी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। शुरुआत किसके किया गया था? डुअल प्रथा जो था ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लेकिन समाप्त किया गया था वो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा। 1765 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था और इसको ख़त्म किया है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। दोहरी प्रणाली में कंपनी दीवानी अधिकारों के तहत राजस्व एकत्र करती थी तथा नवाबों के पास प्रशासन की शक्तियाँ थीं। मतलब टैक्स वगैरह जो है वो वसूल करती थी कंपनी, लेकिन प्रशासन कौन चलाता था? तो नवाब चलाते थे, जिसको जो है वारेन हेस्टिंग ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। प्रशासनिक जिम्मेदारी भी अपने हाथों में ले ली। नेक्स्ट SIPT में पूछा है किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा के जनक या सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किनको? तो ये जाना जाता है लॉर्ड, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ये बताया जाता है सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा की नींव रखने का काम वारेन हेस्टिंग ने किया है, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आधुनिक और तर्कसंगत बताया। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के पिता के रूप में या सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो सिविल सेवा के नींव रखने का कार्य किए हैं वो लॉर्ड वेलेजली किए हैं, लेकिन जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया कि भारत में जमींदारी व्यवस्था द्वारा शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई? तो जमींदारी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय कॉर्नवालिस को ही जाता है। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से शुरू किया गया था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में लागू था। जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदारों के नाम से जाने वाले बिचौलियों और काश्तकारों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। जमींदारों द्वारा एकत्र किए गए कुल भू राजस्व में सरकार को भी हिस्सा देना पड़ता था, जो कि 10/11 हिस्सा होता था सरकार का। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल जनरल अपने प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के रूप में कलेक्टर से न्यायिक और पुलिस अधिकारों को अलग किया था? तो कलेक्टर से न्यायिक और पुलिस अधिकारों को अलग करने का जो श्रेय है ये जाता है कॉर्नवालिस को ही जाता है। कॉर्नवालिस ने अपने प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के रूप में कलेक्टर से न्यायिक और पुलिस अधिकारों को ये अलग किया था। 5th JPSC में पूछा गया इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? बंगाल से दासों का निर्यात रोका गया था, ये रोका गया था 1789 ईस्वी में। बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड एलनब्रो, इसने 22 जुलाई 1789 को बंगाल प्रेसिडेंसी से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की ये घोषणा कर दिए थे और दास प्रथा जो है बंगाल से जो निर्यात होता था दासों को, उसको रोक दिया था। 18वीं सदी के मध्य में कलकत्ता में दासों
का बाजार फल फूल रहे थे। दासता उन्मूलन अधिनियम 1833 ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दासों के स्वामित्व और खरीद को अवैध बना दिया था। नेक्स्ट है जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता या मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये है चार्ल्स मेडकॉफ, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता जो है 15 सितंबर 1835 से लागू है। प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से स्थानीय प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था इन्होंने। कौन? चार्ल्स मेडकॉफ ने, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिफ्थ जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को जो स्वरूप देने वाले थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो 1845 से 55 के दौरान लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापना किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की भी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? सड़कें बनवाई, पुलों का निर्माण कराया, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया और साथ ही डाक तार व्यवस्था का भी इन्होंने शुरुआत किया था। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? रेलवे का शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को ही श्रेय जाता है। जो पहला ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी के बीच में ये ट्रेन चलाया गया था। भारतीय रेलवे का जनक भी इनको कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर 2019 में पूछा है, निम्न में से किसको कर्जन के काल में इंग्लैंड से रेल की प्रणाली एवं प्रशासन पर परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया था? तो कर्जन के काल में इंग्लैंड से रेल की प्रणाली एवं प्रशासन पर परामर्श हेतु आमंत्रित जो किया गया था उसका नाम था थॉमस रॉबर्टसन। कौन था? थॉमस रॉबर्टसन। लॉर्ड कर्जन के काल में 1901 में थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे प्रशासन, संगठन और प्रणाली की जांच के लिए इंग्लैंड से आमंत्रित किया गया था। इनकी अध्यक्षता में गठित आयोग ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर 2019 में पूछा, निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लगा हुआ था 1878 में, उसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस पे अधिनियम लगा दिया गया था, प्रेस को स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी, इसीलिए उसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। लॉर्ड लिटन के द्वारा यह लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था, जिससे सरकार को मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करने का अधिकार मिल गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है तथा इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गैंगिंग एक्ट, क्योंकि यह अंग्रेजों और वर्नाकुलर प्रेस के बीच भेदभाव करता था। गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया, उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए SIPT में पूछा है कि निम्न में से किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 के शस्त्र अधिनियम पारित किए? तो कौन सा था वो? लॉर्ड लिटन है आपका। और प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मेडकॉफ को बोलते हैं, याद रखेंगे। 7th जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन ने किया और कब किया? 1882 ईस्वी में। पहला जो है भारतीय शिक्षा आयोग का नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था यह, और यह पहला भारतीय शिक्षा आयोग था जिसे नियुक्त था। इसे हंटर आयोग भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये विलियम हंटर के द्वारा विलियम हंटर जो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको हंटर आयोग भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा ये लागू किया गया था। हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक और द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली समीक्षा करना तथा शिक्षा व्यवस्था की कमियों को खोजकर उन समस्याओं को दूर करने का तरीका और पद्धतियाँ सुझाना ये कार्य था। नेक्स्ट जो है SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को हंटर कमीशन के लिए नियुक्त किया था। तो क्यों नियुक्त किया था? तो भारत में शैक्षिक सुधार के लिए ये नियुक्त किया गया था। ये सारे देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 3 फरवरी 1882 को किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो रिपन को भारत के उद्धारक की भी संज्ञा दी है। भारत के उद्धारक की संज्ञा प्रदान किसे किया गया? तो लॉर्ड रिपन को। क्यों उन्होंने हंटर आयोग या फिर शिक्षा नीति का लागू किया था। नेक्स्ट देखिए SI मेंस में पूछा कि वह वायसराय जो भारत में स्थानीय स्वराज्य के पिता के रूप में जाना जाता है। तो स्थानीय स्वराज्य का पिता के रूप में जाना जाने वाला भी लॉर्ड रिपन ही है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इनको। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों की स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। स्थानीय स्वशासन की जब इन्होंने स्थापना की 1882 में, तो भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद मिला। उसकी स्थानीय स्वशासन योजना ने उन नगर संस्थाओं को स्थापित किया जो ब्रिटिश क्राउन के
भारत पर कब्जे के बाद से देश में बढ़ी थी। नेक्स्ट देखिए SIPT में पूछा है कि भारत का पहला वायसराय के बारे में पूछा गया है। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हालांकि ऑप्शन में आपका लॉर्ड कैनिंग नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल का बात करें तो 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, उससे पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे ये पद, लेकिन ये 1857 विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। इसके कारण लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न, भारत में एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी कार्यालय में ही हत्या कर दी गई थी? तो एकमात्र वायसराय जो जिसके कार्यालय में हत्या कर दी वो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या शेर अली अफरीदी ने की है। अब कब की है? तो 4 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर भारत में इनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो ने कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना की। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी का सर्वेक्षण का गठन भी किया था लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया SIPT 2017 में निम्नलिखित में किस वायसराय ने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का और पेपर मुद्रा अधिनियम 1899 पास किया? तो प्रसिद्ध भारतीय सिक्का और पेपर मुद्रा अधिनियम जो पास करने का श्रेय जाता है, ये जाता है लॉर्ड कर्जन को। किनको जाता है? लॉर्ड कर्जन को भारतीय सिक्का और पेपर मुद्रा अधिनियम 1899 पास किया। इनके कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। किनके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण एक्ट एवं चार्टर। इससे संबंधित प्रश्न बने कौन कौन? JPSC अकाउंट ऑफिसर 2019 में पूछा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, उसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को किया गया था। स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को, लेकिन यह अधिनियम जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसी के अधीन ये किया गया था। इस अधिनियम का दोष यह था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। सर एलिजा इम्फे इस न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने हैं। किसके? तो सर्वोच्च न्यायालय जिसका स्थापना हुआ था कलकत्ता में से, एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी हम लोग बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलिए भारत परिषद अधिनियम 1909। और 1919 का अधिनियम को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मॉर्ले मिंटो के द्वारा ये किया गया था। लॉर्ड मिंटो जो थे उसमें गवर्नर थे, उनके द्वारा ये किया गया था, वायसराय वो थे। इनके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की ये व्यवस्था की गई थी। फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष? तो 1909 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र किया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ही को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया है। क्या किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के अकॉर्डिंग तो केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना किया गया। पहला जो सदन है उसको हम लोग राज्य परिषद कहा और दूसरे सदन को हम लोगों ने केंद्रीय विधानसभा कहा था। इस अधिनियम के तहत ही स्त्रियों को मतदान का भी अधिकार दिया गया, तो इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी से संबंधित प्रश्न पूछे, निम्न में से कौन से सुधारों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार का गठन किया? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1998 में राज्य सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय आपके थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना प्रस्तुत की और इसी के आधार पे जो सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू और जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसी के आधार नाम इसका रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुए थे। नेक्स्ट जो है CGL 2024 में प्रश्न पूछा है कि भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत? तो पृथक निर्वाचन कब दिया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। कब दिया गया था? तो भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन जो दिया गया था तो ये
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऐसा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है 7th जेपीएससी में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत मतलब प्रांतों को स्वतंत्र करने का शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव भी कराया गया, जिसके तहत कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था। कब? 1937 के चुनाव के बाद। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न SIPT 2017 में पूछा है कि किस अधिनियम ने केंद्रों और प्रांतों के बीच सत्ता को विभाजित कर दिया? तो सत्ता को विभाजित करने का श्रेय भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का बंटवारा। इस अधिनियम के जरिए भारत में संघीय शासन की शुरुआत हुई और केंद्र और राज्यों की शक्तियों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, प्रांतों को स्वतंत्रता मिलने लगी। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में ज़्यादातर रियासतों को मिलाकर फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया। इस अधिनियम के तहत 3 सूचियाँ भी बनाई गई जिनमें हर सरकार को विषय दिए गए थे। नेक्स्ट जो है स्पेशल ब्रांच 2019 में प्रश्न पूछा गया, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 1793 के अस्थायी समझौते का संबंध निम्न में से किसके साथ था? तो वो साथ किसके था? तो भू राजस्व के साथ था। अस्थायी जो बंदोबस्त था उसका संबंध भू राजस्व से था। गवर्नर जनरल ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंगाल का अस्थायी समझौता लागू किया था। अनिवार्य रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। फर्स्ट डिप्टी कलेक्टर 2005 में प्रश्न पूछा गया कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त सीधा किसके साथ हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो संबंध था किसके साथ था? तो ये किसानों के साथ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध जो है किसानों से था। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। इसके तहत कंपनी तथा रैयतों किसानों के बीच सीधा संबंध था। इस बंदोबस्ती में राजस्व के निर्धारण या लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका बिल्कुल भी नहीं होती थी। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी में पूछा गया है कि ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा लागू की गई थी बम्बई और मद्रास दोनों जगहों पर यह रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी और इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है थॉमस मुनरो को दिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले कौन किया था? चार्ल्स रीड ने की थी और इसके तहत सरकारों और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता स्थापित किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, जिसका शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जेपीएससी पीटी 2024 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये कहे थे कौन? तो जिन्होंने लागू किया थॉमस मुनरो ने ऐसा कहा था। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आती थी। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 थॉमस मुनरो, मुंबई, मद्रास और असम के कुछ भाग याद रखेंगे। 7th जेपीएससी में पूछा गया भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली जो है शुरू की गई है। हम लोग देखें अभी रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई थी मद्रास में और अस्थायी बंदोबस्त जो शुरू की गई थी ये बंगाल में शुरू की गई थी। तो 22 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को इस्त्रमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या फिर मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित भारत के लगभग 19% हिस्सा शामिल था इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं, जो 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले मद्रास, बम्बई व असम के कुछ भागों में सीधे किसानों या से लगान वसूलने की ये व्यवस्था थी। यह भारत के 51% भूभाग पर लागू हुआ था और जो आपका बंदोबस्त है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो 19% भाग पर लागू हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न जेपीएससी पीटी में पूछे गए हैं कि 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था?
तो 1793 का जो बंगाल रेगुलेशन था उसका विशिष्ट लक्षण था, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। हिंदू और मुसलमानों के दोनों की स्वीकृत विधियों को स्थान दिया गया था 1793 के बंगाल रेगुलेशन में। 1793 के द्वारा हिंदू और एवं मुसलमानों की वर्गीकृत स्वीकृत सामाजिक गतिविधियों को मान्यता एवं स्थान दिया गया तथा इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार किया गया और मुंबई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसी पर भी इनका अधिकार गवर्नर जनरल का कर दिया गया। ज्ञात तो है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था, लेकिन हुआ था कब? 1774 ईस्वी में। पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, कलकत्ता में इसका स्थान। तथा विधि आयोग और विधि सदस्य की नियुक्ति जो है 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर 2019 में प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा की? तो औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा जो की है कब की है? 1929 में। ब्रिटिश सरकार ने 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इस घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को खुश करना ही इसका उद्देश्य था। थर्ड जेपीएससी में प्रश्न पूछे गए, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? ऑप्शन दिए गए हैं चाय, अफीम, कॉफ़ी या फिर शोरा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका अफीम है। अफीम का जो उत्पादन है अंग्रेजी काल में नहीं होता था, जबकि चाय, कॉफ़ी और शोरा का उत्पादन होता था। अफीम का उत्पादन ब्रिटिश काल की शुरुआत में होता था, परंतु आगे चलकर इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने केवल उन्हीं चीज़ों का उत्पादन पर जोर दिया जिसका संबंध विदेशी व्यापार से था। 1834 ईस्वी में चाय की खेती और उसके बाद कॉफ़ी की खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो 1857 का विद्रोह। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए? डीसीओ और एओ एग्जाम 2007 में पूछा कि किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का गदर या फिर 1857 का विद्रोह हुआ था। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये थे। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ये 1856 से 60 तक। इसी दौरान जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेनरी जॉन टेम्पल थे, जिन्होंने लॉर्ड पॉम्पस्टन के नाम से भी जाना जाता है। इनको तो हेनरी जॉन टेम्पल को। नेक्स्ट है SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में शुरू हुआ था। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 1857 के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। उसमें ऑप्शन अगर लॉर्ड पॉम्पस्टन नहीं मिले तो आप ये नाम देख लीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेनरी जॉन टेम्पल, ये भी अगर नाम मिलता है तो करेक्ट आंसर होगा। तो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है आपका वो हुआ है 1857 ईस्वी में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था। अंग्रेजों की नीतियों से परेशान व असंतुष्ट होकर सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कानपुर से तात्या टोपे आदि महान नेताओं ने भाग लिया था। किसमें? तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है SIPT में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल डिवीज़न की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है। उनका नाम क्या था? तो मंगल पांडे नाम था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल डिवीज़न के 34वीं रेजिमेंट के वो सिपाही थे। मंगल पांडे का जन्म का बात करें तो 30 जनवरी 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ननवा गाँव में इनका जन्म हुआ था। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत बने और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो कि कोलकाता में स्थित है में मंगल पांडे द्वारा अपने अंग्रेज अधिकारियों मिस्टर बॉफ और ह्यूसन की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 8 अप्रैल और 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। किनको? मंगल पांडे को। इनके द्वारा जो मिस्टर बॉफ और ह्यूसन नामक अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी मंगल पांडे के द्वारा। SIPT 2012 में पूछा है कि एक सिपाही ने एक ब्रिटिश सार्जेंट पर हमला किया था जिसकी वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। वह सिपाही का नाम क्या था? तो मंगल पांडे नाम था उस सिपाही का। बैरकपुर छावनी याद रखें कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे, या फिर इनको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। तो बहादुर शाह जफर जो थे उसमें मुगल शासक थे, जो अंतिम मुगल सम्राट भी थे। 1857 में भाग लेने के कारण इसे निर्वासित कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। म्यांमार में काला पानी का सजा वहाँ दिया जाता था। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य पूर्णतः पतन हो गया था।
नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था, तो वो रंगून भेज दिया गया था। यह भी हम लोग देखें। 1857 में भागीदारी के बाद 1858 ईस्वी में उन्हें व उनकी पत्नी जीनत महल को दोनों को भेज दिया गया था रंगून जेल भेज दिया गया था जो म्यांमार में है। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 6 JPSC डिप्टी कलेक्टर में प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं 1 पौत्र का कत्लेआम कर दिया था। बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों और 1 पौत्र का कत्लेआम करने का श्रेय जो है वो लेफ्टिनेंट हडसन को जाता है। लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान और 1 पोते थे मिर्ज़ा अबू बख्त को पकड़ लिया गया और दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे के पास गोली मार दी गई थी और दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया तथा इनकी पत्नी को अपनी हवेली में ले गया तो हम बंदियों से अपमानजनक व्यवहार किया गया था उनके साथ। तो ये आज हम लोग देख रहे थे टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास, जो पिछले विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में अन्य जन आंदोलन से इसे और आगे प्रारंभ करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।